हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए यहाँ इस प्रोग्राम में आप अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो थ्रू द क्वेश्चन। और आज के इस सीरीज में हम एनवायरनमेंट का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रति व्यक्ति जल की खपत को प्रभावित करता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाटर डिमांड से है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। और आपको पता है कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द रीजन, किसी भी जगह की क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। समर और विंटर की अगर हम बात करें, क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं मतलब समर एंड विंटर की बात कर सकते हैं, कोल्ड और हॉटर रीजन्स की बात कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर समर एंड विंटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। समर में एज कंपेरिजन टू विंटर ये वाटर डिमांड क्या होगी? हाई होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा इसका। एज और विंटर की अगर हम बात करें तो समर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द रीजन। बिल्कुल, जितना ज्यादा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मतलब एक्टिविटी जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर वाटर डिमांड रहेगी। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी पे डायरेक्टली क्या कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वाटर डिमांड। नाउ थर्ड जो है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर वाटर डिमांड रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, पॉपुलेशन, इन सब पे डायरेक्टली क्या कर रही है? वाटर डिमांड डिपेंड कर रही है। जैसे क्लाइमेट कंडीशन समर है और हॉटर क्लाइमेट है तो उस केस में वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों ही क्या हैं? करेक्ट हैं। इसी तरीके से और कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वाटर डिमांड डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो मीटरिंग सिस्टम, अगर कहीं भी मीटर लगा हुआ है, ऑथराइज कनेक्शंस हैं, तो वहां पर कंजम्पशन जो है उस पर कंट्रोल हो जाएगा मीटर की वजह से। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर कॉस्ट ऑफ वाटर आपने वहां पर मेंशन की है कि वाटर का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, तब भी वहां पर एक वाटर डिमांड का जो कंजम्पशन है उस पर कंट्रोल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूअस है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही पानी आएगा, तो इसका मतलब इंटरमिटेंट सिस्टम में जो कंजम्पशन है उस पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस फ्लो की बात करते हैं तो 24/7 अगर पानी का फ्लो है तो उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पर। और जब और फैक्टर्स की बात करें तो लाइक प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जितना ज्यादा प्रेशर होगा पानी उतनी ही स्टोरेज पर पहुंचेगा और उतना ही उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे वाटर डिमांड डिपेंड करती है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किससे क्वेश्चन है? ये देखिए यहां पर आप बात करें वॉल्व्स के क्वेश्चन आया हुआ है। वॉल्व दे रखे हैं, यहाँ पर चेक वॉल्व दे रखा है, स्लाइड वॉल्व दे रखा है, एयर वॉल्व दे रखा है एंड स्क्वायर वॉल्व दे रखा है। और इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए यहां पर चेक वॉल्व की बात करें, चेक वॉल्व एक उसका दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्स वॉल्व भी बोल सकते हैं इसको हम। रिफ्लेक्स वॉल्व, इसका स्टेटमेंट क्या है? टू चेक वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। देखिए यहां पर मेंशन किया है ऑल डायरेक्शन। तो चेक वॉल्व केवल, यहां चेक का मतलब है कि फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है ना? चेक का मतलब रोक देना। टू चेक द वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्स वॉल्व है या चेक वॉल्व है ये वाटर के फ्लो को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है, और वो कौन सी है? बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्लो अगर इस तरह से हो रहा है, मान के चलिए कि ये फ्लो है, ये प्रेशर फ्लो है और पाइप में आप इस तरह से क्या कर रहे हो? फ्लो करवा रहे हो। आपने किसी तरह से पंप को बंद कर दिया तो यहां बैकवर्ड फ्लो होगा, वाटर का बैकवर्ड फ्लो होगा। तो इस बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए यहां पर चेक वॉल्व लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि टू चेक द वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन नहीं है, केवल बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो को चेक करता है, मतलब कंट्रोल करता है, रोकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। साथ ही अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन साथ ही इसके साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे भी हमको कुछ सीखना होता है। जैसे हम स्लाइस वॉल्व की बात करें, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइपलाइन। पाइपलाइन में
वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम गेट वॉल्व या स्लाइस वॉल्व लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स वॉल्व, उसके साथ साथ स्लाइस वॉल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एयर वॉल्व टू रिलीज एक्यूमुलेटेड एयर, ठीक है ना। एयर वॉल्व का काम क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड एयर होती है पाइपलाइन में, तो उसको रिलीज करने के लिए हम यहां पर एयर वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। स्कोर वॉल्व का मतलब क्या होता है, ड्रेन ऑफ वॉल्व, जो वाटर डेड एंड्स पे वाटर स्टोरेज हो गया है, सिल्टिंग हो गई है, तो उन सब डेड एंड्स पे से पानी को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोर वॉल्व प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव द सिल्ट इन पाइपलाइन। जैसे कई बार क्या होता है, डेड एंड्स होते हैं पाइपलाइन में, तो उन डेड एंड्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पर सिल्टिंग भी होती है, पॉल्यूशन भी होता है, तो उस डेड एंड से पानी को बाहर करने के लिए हम स्कोर वॉल्व वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉल्व्स लगे होते हैं सिस्टम में, और उन हर एक वॉल्व का एक पर्टिकुलर यूज होता है, तो आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। चलिए नेक्स्ट वन, इफ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज 1 लाख मीटर क्यूब, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन द पीक आर्ली डिमांड विल बी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रिलेशंस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि डिमांड में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशन होता है। ये जो क्वेश्चंस अभी आप यहां देख रहे हैं, वो क्वेश्चन सारे किसमें से हैं, वाटर डिमांड और डिमांड में जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो यहां पर आपको पता है कि डिमांड में क्या होता है, वेरिएशन होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे एक दिन में किसी पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम डिमांड कितनी रहती है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड, फर्स्ट की अगर बात करूं, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 180%, मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ 1.8 टाइम्स इट्स एवरेज डेली डिमांड। सो एवरेज डेली डिमांड इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये तो है डे के रेस्पेक्ट में, कि एक दिन में डिमांड मैक्सिमम हो सकती है और एवरेज भी होती है। तो उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस एम्पेरिकल रिलेशनशिप से हम इसको डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड, और इसमें मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे या ऑफ मैक्सिमम डे। इसका मतलब होता है पीक डिमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पीक डिमांड। क्लियर। और ये होती है 1.5 टाइम इट्स एवरेज आर्ली डिमांड, इसके एवरेज के 1.5 टाइम्स। इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो एक रिलेशनशिप निकल के आती है, इट इज इक्वल टू 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। तो किस किस में रिलेशन आ गया हमको, मैक्सिमम आर्ली डिमांड और मैक्सिमम डे, और एवरेज डेली डिमांड में भी एक रिलेशन आ गया। मैंने ये रिलेशन क्यों लिखा है, इसके लिए एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द एवरेज डेली कंजम्पशन दे रखा है, मतलब एवरेज डेली डिमांड दे रखी है ऑफ ए सिटी इज 1 लाख मीटर क्यूब, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पूछा क्या है, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पूछा है ऑन पीक आर्ली डिमांड, और किस पे पूछा है, पीक आवर्स पे पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मतलब पीक आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। सो यहां से इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आपको ये दे रखा है 2.7 इंटू 1 लाख। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270000 मीटर क्यूब, मतलब आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो दे रखा है उस पर पहले फोकस कीजिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके काम आएंगी। तो यहां पर आपको क्या दे रखा था, यहां आपको एवरेज डेली कंजम्पशन दे रखा था, और इसके बाद में कई बच्चे क्वेश्चन को कैसे गलत कर देते हैं, केवल इतना पढ़ के मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पूछ लिया। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आर्ली डिमांड, पीक आवर्स पे पूछा है।
तो इसका मतलब पीक डिमांड पूछी आपसे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीक डिमांड पूछते हैं। कई बार बच्चे इसमें आंसर टिक कर देंगे 180000 मीटर क्यूब, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने केवल इतना ही पढ़ा है। तो उसको थोड़ा सा आगे ढंग से पढ़िए, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो उसमें एरर होने के चांसेज हैं, गलती होने के चांसेज हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 consecutive years 5000, 7000, 8400 respectively. The population of the town in 4th consecutive year according to the geometrical increase method. किससे पूछा है? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन पूछा है। आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर है उसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको पता है कि किसी भी डेकेड्स में या ईयर में जब पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी होती है यूजिंग द जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, सो Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इससे पहले हमको क्या करना है कि P0 हमको पता है, लेटेस्ट पॉपुलेशन क्या है 8400 जो दे रखी है आपको 8400, ये लेटेस्ट पॉपुलेशन है। इसके बाद में R हमको कैलकुलेट करना होता है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, देखिए यहां कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दे रखी हैं, सो ईयर्स, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन, फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर? इस तरह से आपको ये टेबल बनानी है। तो यहां कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स दे रखी है, मैंने यहां केवल मेंशन कर दिया है 1, 2 एंड 3, एंड इनके साथ में यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है पॉपुलेशन आई थिंक 5000, सो 5000, 7000 एंड 8400। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज कैलकुलेट करना है, केवल अभी इंक्रीज कैलकुलेट करना है। तो कितने का इंक्रीमेंट लग रहा है यहां पर, 2000 का। इसी तरीके से यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने का इंक्रीज लग रहा है, 1400 का। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है 2000 का, किस पे, 5000 पे। सो 2000 अपॉन 5000 इंटू 100, दैट इज कितना हो जाएगा ये, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 40%। कितना आ रहा है ये, 40%। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें तो यहां पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइड बाय 7000, और ये हो जाएगा आपका 100। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया है आपका 20, सो 20%। तो फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 40% से इंक्रीमेंट हुआ है, एंड सेकंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 20% से इंक्रीमेंट हुआ है। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है। सो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए आर जो है आप वो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज, अरिथमेटिक एवरेज यूज कर सकते हो, और एक होता है जियोमेट्रिक एवरेज। 2 तरह के एवरेज होते हैं, एक है अरिथमेटिक एवरेज और एक होता है जियोमेट्रिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो अरिथमेटिक एवरेज का मतलब होता है R1 प्लस R2 प्लस इस तरह से RM डिवाइड बाय M, सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज द अरिथमेटिक एवरेज। इस तरह से एवरेज ले सकते हैं। दूसरा है जियोमेट्रिक एवरेज, तो यहां पर हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू इस तरह से RM
की पावर 1/m, ये है आपका जियोमेट्रिक एवरेज। फॉर बेस्ट रिजल्ट हम इस केस में एवरेज दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं, जियोमेट्रिक एवरेज को प्रेफर करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं यहां पर जियोमेट्रिक एवरेज लूंगा। सो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2, केवल हमारे पास में दो ही हैं, पावर 1/2। सो 40 इंटू 20 की पावर 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 28.28%। कितना आएगा ये? 28.28%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अब हमारे पास R आ गया है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। लेटेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास में 8400 और नेक्स्ट 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हमको कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन। सो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 3 के बाद में 4 पे जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है ईयर का? यहां पर 1, तो n की वैल्यू 1, तो केवल वैल्यूज पुट करनी है। सो 8400 1 प्लस 28.28 अपॉन 100 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 10775। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द मेथड जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मेथड्स जो आपके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में आपकी हेल्प करते हैं उनको पढ़ना बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर रखा है तो उसको आगे देखेंगे कि किस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन्ड फॉर। जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स है वो किसके लिए डिजाइन की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। मतलब किस किस का मैक्सिमम है? मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक्चुअली इसको भी थोड़ा सा हम करेक्ट करके लिखें तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का मतलब है मेन पाइपलाइन। डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन्ड या इज डिजाइन फॉर द डिस्चार्ज। एक तो होगा यहां पर पीक डिमांड, और पीक डिमांड का मतलब होता है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। क्लियर? और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसके लिए डिजाइन की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है, सो स्टार करके लिख लिएगा। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कितना होता है, क्या होता है। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का मतलब होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड MDD प्लस फायर डिमांड, MDD प्लस फायर डिमांड। सो दिस इज द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। इन दोनों में से, पीक डिमांड में से और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में से, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिजाइन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ना, suitable method for forecasting population for a young and rapidly increasing city। यंग सिटी के लिए पूछा है कि किस मेथड से हम इसके लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे। देखिए, सिटी अगर ओल्ड है तो उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन की तरफ होती है, तो उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ती है पर इतनी ज्यादा ग्रोथ से नहीं बढ़ती। आपके पास कई सारे मेथड है, जैसे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। देखिए कौन सा मेथड कब सुटेबल होता है। अगर हम एक ही डेटा के लिए ये तीनों मेथड हम यूज करें, ये तीनों मेथड एक ही डेटा के लिए अगर हम तीनों मेथड यूज करते हैं तो इसमें से सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देगा, मतलब जो क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से करूं, उसी क्वेश्चन को जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से और इसी क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से अगर करते हैं तो यहां सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कैलकुलेट होकर आएगी वो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से आएगी। सो यहां पर हायर रिजल्ट्स होगा।
हायर रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज के लिए, तो यहां रिजल्ट जो रहेगा लोअर रिजल्ट रहेगा। क्या रिजल्ट रहेगा यहां पर? लोअर रिजल्ट रहेगा। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से अगर जाएं तो इंटरमीडिएट रिजल्ट between arithmetic and geometric increase method, between arithmetic and geometric increase method। क्लियर? तो अब देखिए यहां से आप क्या कंक्लूड करते हो कि आपने तीन मेथड में सेम ही डेटा रखा है, फॉर सेम डेटा यहां पर आपने तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एक से आया लोअर रिजल्ट, एक से आया हायर रिजल्ट, और एक से आया इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो यहां पर आपसे पूछा है यंग एंड रैपिडली इंक्रीज सिटी। तो यंग और रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ती है, तो रिजल्ट आपको हायर चाहिए, हायर साइड के रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए इसके लिए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए आपको यहां पर जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूज करना होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि जब सिटी ओल्ड है, सैचुरेटेड है, तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो अगर आप फर्दर ईयर्स में जब कैलकुलेशन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो पॉपुलेशन की, तो उसके रिजल्ट कम आने हैं, उसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है। तो अगर सिटी ओल्ड है तो ओल्ड सिटीज के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड सूटेबल होता है। ठीक है ना, और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट आपको किससे मिल जाएगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। एक आपका ये और मेथड बच गया है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कब यूज किया जाता है, जब दो सिटी सेम कंडीशन के लिए हों। जैसे एक सिटी को कंपेयर करना है दूसरी सिटी से, और उनकी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन सेम है, उनमें रिसोर्सेज सेम है, तो उस केस में सेम सिटीज के लिए आप डेटा को कंपेयर करके ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कहा था आपसे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड से न्यूमेरिकल भी बन सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड और सैचुरेटेड सिटीज के लिए यहां अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज करना है। सूटेबिलिटी देखी जाए तो इनकी, यंग और रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी के लिए अगर बात करें तो जियोमेट्रिक इंक्रीज को देखना है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं उनमें बेस्ट रिजल्ट देने के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड जनरली एम्प्लॉयड फॉर डिजाइन द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को आप यूज करते हो, तो हार्डी-क्रॉस मेथड, इक्विवेलेंट पाइप मेथड, दोनों ही मेथड। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो यहां दोनों ही मेथड जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो है हार्डी-क्रॉस मेथड और इक्विवेलेंट पाइप मेथड। दोनों ही मेथड यहां पर यूज होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्मॉल कलर डेंसिटीज। स्मॉल कलर डेंसिटीज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कलर को मेजर करने के लिए। बेसिकली यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, डेंसिटीज लिख दिया है उसमें, बाकी क्वेश्चन जो है वो कलर्स के लिए है कि कलर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो बेसिकली टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर, ये टर्बिडिटी को मेजर करने के काम आते हैं। किसको मेजर करने के काम आते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करने के काम आते हैं। जबकि यहां अगर हम बात करें टिंटोमीटर, तो टिंटोमीटर जो है वो कलर को मेजर करने के काम आता है। टिंटोमीटर कलर को मेजर करने के काम आता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, यहां टर्बिडिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको टर्बिडिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एक एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, एक स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। स्केल्स की बात करें तो इसमें
सिलिका स्केल यूज किया जाता है, इसकी टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट को यूज किया जाता है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे जिन पे आपको फोकस करना है। क्लियर? तो उनको अच्छे से पढ़ना है। नाउ ए वाटर सैंपल हैज pH ऑफ 9.25, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर इज। देखिए, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन की आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, जबकि आपको pH दे रखी है। pH का मतलब क्या होता है? pH इज इक्वल टू, pH दे रखा है आपको 9.25 एंड pH इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, कि कितना पोटेंशियल है H प्लस आयन का, जो कि किस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा? pH का मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अगर हम यहां से एक रिलेशन हमको पता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। बहुत ही आप जब छोटी क्लासेस में होंगे तब से पढ़ते आ रहे हो इसको। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपसे पूछा है OH की कॉन्सेंट्रेशन, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी? देखिए, pH आपको दे रखा है कितना? 9.25 प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका POH इज इक्वल टू 14 माइनस 9.25। 9.25 इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.75। तो ये तो है POH, लेकिन आपसे क्या पूछा है? यहां आपसे पूछा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये तो POH कैलकुलेट की है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट नहीं किया है। और POH का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहां पर ये हो जाएगा POH, और POH की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट कर ली है 4.75। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, एंटी लॉग ले लें, तो यहां पे हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻4.75 मोल्स। ठीक है, किस में आएगा ये कॉन्सेंट्रेशन? मोल्स में आएगा। अगर आप इसको ग्राम में कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको आप मोल्स में से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मोल में कितने हो जाएंगे? OH माइनस के 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से। तो यहां हम देख सकते हैं आंसर क्या है। देखिए, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मोल्स पर लीटर में है, और अगर इसको आप ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके लिए आप यहां 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक स्टीशियोमेट्री अगर आप देखी है, पढ़ी है आपने, तो वहां से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन 17 इंटू 10⁻⁻4.75, और ये आ जाएगा आपका ग्राम पर लीटर में। एक्चुअली केमिस्ट्री की टर्म में ग्राम को GM नहीं लिखते हैं, केवल G लिखते हैं, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर। दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10⁻⁻4.75 मोल्स पर लीटर। क्लियर? एंड यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये मिलीग्राम, हाँ सॉरी, अगर इसको हम यहां सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली आई थिंक ये जो कैलकुलेशन है आप करके देखिएगा, ये यही आएगी 0.302 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन सी भी आपका यहां पे करेक्ट चला जाएगा। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। बाकी डायरेक्टली ये दिख रहा है 10⁻⁻4.75 मोल्स पर लीटर, इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। बाकी और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो शायद ये आंसर आ जाएगा 0.302 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 degree of hardness of water means a content of salt of 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। डायरेक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी हुआ है। 1 degree of hardness of water means a content of salt of 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको इसको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। नाउ
द फिनोलिक कंपाउंड इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, फिनोलिक कंपाउंड का कंटेंट पब्लिक वाटर सप्लाई में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखिए, मैंने मतलब वाटर डिमांड के बाद में मैंने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद में अगर हम देखें तो पाइप एसेसरीज की बात की है, पाइप डिजाइन की बात की है। उसके बाद में हम आए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप कलर को देख सकते हो, टर्बिडिटी को देख सकते हो, सस्पेंडेड सॉलिड्स को देख सकते हो। इस तरह से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाया हुआ है, उसी रेंज में उसी सीक्वेंस में आपको इसको पढ़ना है और बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, वेटेज भी काफी रहता है एग्जाम्स में। चलिए, तो यहां अगर हम देखें फिनोलिक कंपाउंड्स, अब अगर कंपाउंड्स की बात करें, केमिकल कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, तो हर एक कंपाउंड्स के लिए क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो एक आइडिया है कि आपको हर एक तरह का कंपाउंड पढ़ के जाना है। जैसे फ्लोराइड की बात करें, क्लोराइड की बात करें, आयरन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, लेड हो गया, साइनाइड हो गया, इन सब का कंटेंट कितना होना चाहिए वाटर सप्लाई में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि फ्लोराइड की वजह से बॉर्न और टीथ से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो सकती हैं अगर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है या कम है, और उसका ऑप्टिमम कंटेंट जो होता है 1 से लेके 1.5 ppm तक होता है। तो इस तरह से अच्छे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उन पे फोकस कीजिए, उनको याद रखिए, ठीक है। तो फिनॉल के लिए अगर हम बात करें, फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए, तो उसकी वैल्यू 0.001 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 0.001 ppm। ppm का मतलब मिलीग्राम पर लीटर। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, क्या इन दोनों को पहले तो कोरिलेट कीजिए। जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन टेस्ट, आयन एक्सचेंज, फ्लोकुलेटर, रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। तो इनमें से प्लेन सेडिमेंटेशन से कौन सी रिलेटेड टर्म है? तो जैसे हम बात करें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, एग्जॉस्ट ऑफ बेड, सेटलिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको पता है प्लेन सेडिमेंटेशन से रिलेटेड यहां पर जो टर्म है वो है दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी, जिसको हम ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस ओवरफ्लो रेट। इस तरह से भी दे सकता है और जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो यहां पर प्लेन सेडिमेंटेशन के साथ में जा रहा है 3। इसी तरीके से आयन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो आयन एक्सचेंज के लिए, जब इसका आयन एक्सचेंज का मतलब है जियोलाइट मेथड, और जियोलाइट मेथड में जब हम, आपको पता है कि जियोलाइट मेथड क्यों परफॉर्म किया जाता है? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब जब जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट एक केमिकल कंपोजिशन होता है जिसका एक क्या होता है? बेड होता है। ये जियोलाइट बेड है, Na2Z लिखते हैं उसको हम, सोडियम जियोलाइट। ये सोडियम जियोलाइट बेड है और एक प्रेशर फिल्टर की तरह एक यूनिट होती है जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं? यहां से पास करते हैं इस तरह से। जब वाटर को यहां से पास करेंगे तो वाटर में क्या प्रेजेंट है? ये हार्ड वाटर है। कैसा वाटर है ये? हार्ड वाटर। और इस जियोलाइट बेड से जैसे ये वाटर पास होगा तो ये सॉफ्ट होकर बाहर जाएगा, मतलब इसकी क्या हो जाएगी? सॉफ्टनिंग हो जाएगी, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर हार्डनेस, मतलब यहां से हार्डनेस को रिमूव किया जाएगा तो यहां पर एग्जॉस्टेड जियोलाइट बन जाता है। इस बेड पे क्या बन जाता है? एग्जॉस्टेड जियोलाइट। और वो क्या होता है? कैल्शियम Ca2Z और मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट यहां पे बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टेड जियोलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? एग्जॉस्टेड जियोलाइट। तो ये जो टर्म है यहां पर एग्जॉस्ट ऑफ बेड, तो ये एग्जॉस्ट ऑफ बेड कहां होता है? इस जियोलाइट प्रोसेस में होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? आयन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको हम? आयन एक्सचेंज मेथड। और इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे
टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए या तो हम लाइम सोडा प्रोसेस को फॉलो करते हैं या फिर हम जियोलाइट मेथड को फॉलो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस मेथड से हम जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हैं, और जियोलाइट मेथड से हम जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हैं, मतलब हार्डनेस को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है बाय दिस मेथड। लिख सकते हो आप इसको, बाय दिस मेथड हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली, मतलब जीरो हार्डनेस हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप लाइम सोडा प्रोसेस से जीरो हार्डनेस अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो पॉइंट बी है आयन एक्सचेंज, इसके साथ चला जाएगा आपका कौन सा, एग्जॉस्टेड बेड, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, एग्जॉस्टेड जियोलाइट, इसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड बेड, तो यहां पर बी के साथ चला जाएगा 2। नाउ फ्लोकुलेटर, तो फ्लोकुलेटर की अगर हम बात करें तो फ्लोकुलेटर में होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्लोकुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं जी, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि फ्लोकुलेशन से रिलेटेड टर्म है। तो यहां पर फ्लोकुलेटर के साथ में चला जाएगा 4, एंड रैपिड सैंड फिल्टर तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, सो डी में चला जाएगा 1। तो 3241 दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो हर एक ट्रीटमेंट यूनिट को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सी टर्म किससे एसोसिएट होती है, उस टर्म का नाम क्या है, किस तरह से उसको आपको यूज करना है यहां पर, तो हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज यूजुअली, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, ऐसा ही नहीं है केवल इसी एग्जाम में पूछा है, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेंशन टाइम का सेडिमेंटेशन टैंक में। तो प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें, सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जिस टैंक में इसको परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, वो भी दो तरह का होता है, एक होता है जैसे हम बात करें कि एक तो होता है फिक्स फिल एंड ड्रॉ टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप, जिसमें पानी को भर के रख दीजिए, सेटलिंग होगी और उसके बाद में पानी को उस टैंक को खाली कर दीजिए, तो फिल एंड ड्रॉ टाइप। तो ये जो टैंक है आजकल ऑब्सोलेट हो चुके हैं, इनको कोई ज्यादा यूज नहीं करता है, इनके लिए डिटेंशन टाइम जो होता है दैट इज 24 आवर्स, फिल एंड ड्रॉ टाइप के लिए। लेकिन यहां इनसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। प्लेन सेडिमेंटेशन, अभी मैं केवल जिस टैंक की बात कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहे हैं, तो फिल एंड ड्रॉ टाइप, और इसी तरीके से एक हो जाएगा यहां पर कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक में दो तरह के टैंक होते हैं आपका, एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, और एक होता है वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। मैं यहां पर इसका थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिस टैंक में उसको परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। वो भी दो तरह के होते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक और कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। तो आजकल ये कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक चल रहे हैं जिनमें रेगुलर फ्लो होता रहता है, पानी को किसी टैंक में भर के रखने की जरूरत नहीं है। एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में हॉरिजॉन्टल टैंक, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक, जिसका टॉप व्यू इस तरह से नजर आया है। ठीक है, और वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक का मतलब होता है सर्कुलर टैंक, सर्कुलर टैंक। क्लियर? तो सर्कुलर टैंक का अगर टॉप व्यू की बात की जाए तो इस तरह से सर्कुलर होता है। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक की बात है। अब अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन की, तो एक होती है प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, और एक होता है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन,
सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। क्लियर? तो यहां पर डिटेंशन टाइम की अगर बात की जाए, डिटेंशन टाइम टीडी की, डीटी की डिटेंशन टाइम प्लेन सेडिमेंटेशन में ये होता है 4 to 8 आवर्स। कितना होता है? 4 to 8 आवर्स। तो यहां जो ऑप्शन है आपसे पूछा है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, सो 4 to 8 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन तो यहां डिटेंशन टाइम जो जाता है वो 2 to 4 आवर्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर टिक करना है। 4 to 8 आवर्स हो जाएगा प्लेन सेडिमेंटेशन में, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में हो जाएगा 2 to 4 आवर्स। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 to 8 आवर्स। क्लियर? नाउ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है, और यूनिट दे रखी है आपको लीटर पर मीटर क्यूब पर आवर। तो यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यहां पर दे रखा है लीटर पर मीटर क्यूब पर आवर, और ये लीटर पर मीटर क्यूब पर आवर में होता है 100 के आसपास। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं दे रखा है 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो इस तरह की यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां दे रखा है लीटर पर मीटर क्यूब पर मिनट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स को चेंज करके देख लीजिए। जो डेटा आपको पता है उस डेटा को किसी भी तरीके से, किसी फॉर्मेट में आपने याद कर रखा हो, किसी भी यूनिट में याद कर रखा हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। जैसे यहां पूछा है लीटर पर मीटर क्यूब पर आवर में दे रखा है, लीटर पर मीटर क्यूब पर मिनट में दे रखा है, लीटर पर मीटर क्यूब पर डे में दे रखा है, और सॉरी ये मीटर स्क्वायर होगा, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, सो जो यूनिट आपको दे रखी है उस यूनिट से आप इसको चेंज कर लीजिए। अब जैसे यहां पर दे रखा है 5000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, तो ये बेसिकली 5000 का जो डेटा है वो गलत हो जाएगा हमारे लिए, तो क्योंकि आपसे किसके लिए पूछा है? स्लो सैंड फिल्टर के लिए। सो ऑप्शन ए यहां पर क्या चला जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि ब्रेक पॉइंट के बाद में भी क्लोरीन ऐड करना क्या कहलाता है? तो इन द केस ऑफ एपिडेमिक, हम क्या करते हैं? क्लोरीन डिमांड को बढ़ा देते हैं। ब्रेक पॉइंट के बाद में भी, ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि अब हमको क्लोरीन की जरूरत नहीं है, जितना भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। अब पानी केवल क्लियर है, डिसइंफेक्ट हो चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि क्लोरीन को किस तरह से यूज किया जाता है? क्लोरीन को हम डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है कि ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद में अगर आप क्लोरीन डालते हो तो जितना उसमें ऐड करते हो उतना ही उसका रेजिडुअल बच जाता है। ठीक है, एक फिजिकल तरीके से समझते हैं, मैं कंप्लीट डिटेल पे नहीं जा रहा उसके पे। तो ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद में अगर आप क्लोरीन ऐड करते हो तो जितना ऐड किया उतना रेजिड्यू हो जाएगा, मतलब अब क्लोरीन की डिमांड वाटर को नहीं है, इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट फिर भी यहां पर कहा गया है कि द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट। ठीक है ना, क्यों डाल रहे हैं? फ्यूचर रिकंटामिनेशन के अगेंस्ट हमको इसको कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन फ्यूचर में पॉल्यूशन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें यहां पर एडिशनल क्लोरीन और ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड कर देते हैं, तो डोज को बढ़ा दिया। एक तरह से हम क्या कह रहे हैं? हमने क्लोरीन डोज को बढ़ा दिया है, और इस टर्म को हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। इन द केस ऑफ एपिडेमिक, जब संक्रमण का टाइम होता है, बहुत ज्यादा वाटरबॉर्न डिजीज जो हो रही होती हैं, जैसे कभी कभार फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग के टाइम पे वाटरबॉर्न डिजीज जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में हम ज्यादा क्लोरीन डोज देते हैं, और उस डोज को या उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए कई सारी टर्म्स हैं, जैसे प्लेन क्लोरिनेशन हो गया है, प्री क्लोरिनेशन हो गया है, पोस्ट क्लोरिनेशन हो गया है, सुपर क्लोरिनेशन है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, डबल क्लोरिनेशन है, डी क्लोरिनेशन है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। तो
मैं आपको एक एक करके सबको डिफाइन कर ही देता हूं यहां पर कि कहीं से आपने सोर्स से रॉ वाटर कलेक्ट किया और केवल इस पे एक ही ट्रीटमेंट दिया है, ओनली द ट्रीटमेंट इज क्लोरीनेशन। इसको केवल एक ही ट्रीटमेंट दिया है और वो कौन सा है? क्लोरीनेशन। दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट। दिस इज ओनली द ट्रीटमेंट, ठीक है। ये अकेला एकमात्र ट्रीटमेंट किया है रॉ वाटर को और वो भी कौन सा है? क्लोरीनेशन। इस क्लोरीनेशन को हम बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है आपने वाटर को। सोर्स से आपने वाटर को कलेक्ट किया, फिर यहां इस रॉ वाटर को आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा। तो अगर आप यहां पर या तो हम सेडिमेंटेशन की बात करते हैं, सेडिमेंटेशन, या फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले यहां पर क्लोरीनेशन किया है, फिल्ट्रेशन से पहले या सेडिमेंटेशन से पहले अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से पहले अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सारी यूनिट्स लगी हुई हैं, जैसे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। स्क्रीन के बाद में आपका यहां पर क्या लगा हुआ है? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन के टैंक के बाद में आपने फिल्टर यूनिट लगा रखी है और इसके बाद में आपने यहां पर लास्ट में जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको भेजते हो तो यहां पर आप क्या करते हो? डिसइंफेक्शन यूनिट लगाते हो। तो यहां क्या होगा? डिसइंफेक्शन। लास्ट में, सबसे लास्ट में ये जरूरी हो जाता है, सबसे लास्ट में आपको ये यूनिट रखनी है। और आप कह रहे हो कि यहां पर डिसइंफेक्शन के लिए मैंने क्लोरीन को यूज किया, तो आप क्या कर रहे हो? क्लोरीनेशन कर रहे हो। तो ये कौन सा क्लोरीनेशन हुआ जो सबसे लास्ट में कर रहे हैं? इसको हम बोलेंगे पोस्ट क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? पोस्ट क्लोरीनेशन। अगर आप यहां पर लोड ज्यादा होने की वजह से सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से पहले भी क्लोरीनेशन कर रहे हो और बाद में भी क्लोरीनेशन कर रहे हो तो इस टर्म को कंबाइंडली हम बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन। अगर आप प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन दोनों कर रहे हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर एक और पॉइंट दिया हुआ है डी क्लोरीनेशन। क्लोरीन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम डी क्लोरीनेशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी क्लोरीनेशन से रिलेटेड, लेकिन यहां पर जो आपसे पूछा है वो सुपर क्लोरीनेशन की डेफिनेशन थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सो मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखते हैं क्या है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। सो लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में कुछ इनसे होने वाली बीमारियों के नाम दे रखे हैं। मतलब वाटर बॉर्न डिजीज हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वायरस की वजह से कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से, हेलमिंथ्स की वजह से। तो देखते हैं बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की वजह से अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन सी है? देखिए, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। एंड अमीबो डिसेंट्री ये होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टाइफाइड, तो जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ए के साथ में चला गया 3। वायरस की वजह से कौन सा होगा? हेपेटाइटिस। सो वायरस के साथ चला गया 2। प्रोटोजोआ के साथ में कौन सा हो जाएगा? यहां अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं सो ये जो डिसेंट्री है, अमोविक डिसेंट्री, ये प्रोटोजोआ की वजह से होगा। तो इसमें चला जाएगा आपका, सॉरी, वायरस के साथ में फर्स्ट ए हो जाएगा एंड प्रोटोजोआ के साथ में चला जाएगा 2। तो 3, 1, 2 एंड हेलमिंथ्स के साथ में हो जाएगा वॉर्म इन्फेक्शन। सो इट इज 4। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट। आप इसी तरीके से अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते रहिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।